नमस्कार, मैं हूं श्रुति शर्मा और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। और पीएमएलए की विशेष अदालत ने एफटीआईएल के फाउंडर और पूर्व चेयरमैन जिग्नेश शाह को 18 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। ईडी ने अदालत से 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। आपको बता दें कि कल रात ईडी ने एनएसईएल मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम में जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया था। ईडी ने जांच में सहयोग नहीं करने के चलते जिग्नेश शाह को दोबारा गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक जिग्नेश शाह के खिलाफ ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने जिग्नेश शाह को मई 2014 में गिरफ्तार किया था। 3 महीने बाद उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। जिग्नेश शाह को ईडी आज स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। शाह पर एनएसईएल स्कैम में शामिल होने का आरोप है। ये घोटाला उस वक्त हुआ जब शाह एफटीआईएल के चेयरमैन थे और एनएसईएल एफटीआईएल की सब्सिडियरी कंपनी थी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं मुंबई हमारे संवाददाता तरुण के पास। तरुण, अब क्या क्या दलीलें सामने निकल के आई हैं, क्या ताजा अपडेट इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि आज पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने आज जिग्नेश शाह को 5 दिन की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिरासत में भेज दिया है। 5 दिन तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। ईडी ने अपने आर्ग्यूमेंट में साफ तौर से कहा कि कई ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से कई ऐसी जो मेनली जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 29 और 31 जुलाई 2013 के बीच में की गई हैं। ये वही समय है जब एनएसईएल जो स्कैम है वो ब्रोकआउट हुआ था और जो एनबीएससी ने कुछ पैसे एफटीआईएल को भेजे हैं और एफटीआईएल ने वापस एनबीएससी को पैसे भेजे हैं। 200 करोड़ का ये मामला है और 150 करोड़ रुपया 31 जुलाई को एनएसईएल ने एफटीआईएल को भेजा है। तो इन सभी मुद्दों पे अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। इसी वजह से उन्होंने 7 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को केवल 5 दिन का समय मिला है। अब 18 जुलाई को दोबारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जिग्नेश शाह को पेश करेगी और उम्मीद की जा रही है कि आगे भी वो पुलिस कस्टडी मांगेंगे। जी बिल्कुल तरुण, इस बीच जिग्नेश शाह को अस्पताल भी ले जाया गया था, तो अब उनकी क्या हाल है और आगे अब किस तरह रुख ले सकता है पूरा मामला? शिल्पी, मैं बताना चाहूँगा कि जो मेडिकल जो चेकअप होता है ये एक रूटीन प्रोसेस होती है। कोई भी अक्यूज जब जिनको अरेस्ट किया जाता है उसके बाद सबसे पहले उन्हें हॉस्पिटल ले जाके एक मेडिकल चेकअप कराया जाता है और उसके बाद ही कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। ये जांच होती है कि आपका ईसीजी, बीपी, शुगर ये सब नॉर्मल है। इसी वजह से पुलिस कस्टडी उसके बाद मानी जाती है। ये रूटीन प्रोसीजर है। इसमें जिग्नेश शाह के लिए कुछ ऐसा अलग सा नहीं था। जी बिल्कुल, क्लैरिटी के बाद बहुत धन्यवाद आपका तरुण। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। सीनियर वकील मजीद मेनन का कहना है कि ईडी 5 दिन बाद जिग्नेश को दोबारा अदालत में पेश करेगी और कोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देगी। देखिए, अदालत को ये मुनासिब लगा कि इस व्यक्ति को जो जिस तरह के आरोप इन पर लगे हैं या जिस तरह के तपास इन्वेस्टिगेशन का काम चल रहा है उससे 5 दिन की ईडी की कस्टडी देना इंसाफ के हक में होगा। इसलिए अदालत ने उन्हें 5 दिन का ईडी रिमांड किया है और 5 दिन के बाद ईडी को अदालत के सामने दोबारा पेश होकर और इन्हें पेश करके बताना होगा कि गुज़िश्ता 5 दिनों में इन्होंने इनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन के जरिए इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रोग्रेस की है। क्योंकि किसी को गिरफ्तार करना या इन्वेस्टिगेशन में इस तरह से कस्टोडियल इंटरोगेशन करना, ये सब जो है वो सजा का हिस्सा नहीं होता। सजा का हिस्सा नहीं होता, ना तो ये तकलीफ देने के लिए होता है। ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को हेल्प करने के लिए होता है और ये जिग्नेश शाह को 5 दिन के लिए दिया गया है। और ईडी कस्टडी में है जिग्नेश शाह और इनको फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा 5 दिन के बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ। कभी कमोडिटी मार्केट के बेताज बादशाह माने जाने वाले जिग्नेश शाह एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त में हैं। 5,600 करोड़ के एनएसईएल घोटाले में इससे पहले 7 मई 2014 को जिग्नेश शाह पहली बार गिरफ्तार हुए थे। देखिए जिग्नेश शाह के अर्श से फर्श पर पहुंचने की ये पूरी कहानी। जुनून के पक्के जिग्नेश शाह जब पीएससी के ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोजेक्ट पर काम देख रहे थे तभी अपना एक्सचेंज खोलने का सपना देख लिया था और जल्द ही वो इसमें कामयाब भी हुए। शाह ने 1988 में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने 5 लाख रुपए में अपना घर गिरवी रख दिया। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का कामकाज चल निकला।
स्टॉक मार्केट से जुड़े सॉफ्टवेयर बनाने में कंपनी मार्केट लीडर बन गई। यहीं से जिग्नेश के सपनों को उड़ान मिली। 2003 में जिग्नेश शाह ने कमोडिटी एक्सचेंज MCX के जरिए कमोडिटी बिजनेस में एंट्री की। जिग्नेश की किस्मत ने यहां भी साथ दिया। 2005 में जिग्नेश शाह ने FTIL के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराई। MCX की तरक्की के साथ जिग्नेश शाह ने दूसरे देशों में भी एक्सचेंज खोले। दुबई, बहरीन, सिंगापुर और अफ्रीका में भी एक्सचेंज कारोबार में एंट्री की। स्पॉट एक्सचेंज के लिए NSEL और फिर इक्विटी के लिए MCX SX भी खोला। हालांकि MCX SX के लिए जिग्नेश को सेबी से लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। MCX SX की मंजूरी के बाद जिग्नेश शाह ने अच्छे वैल्यूएशन की उम्मीद में कमोडिटी एक्सचेंज MCX का IPO बाजार में उतारा। MCX के IPO को बढ़िया रिस्पॉन्स भी मिला। MCX के IPO के बाद 1.25 साल तक जिग्नेश के लिए सब कुछ अच्छा रहा था। जिग्नेश का सितारा बुलंदियों पर था, लेकिन जैसे ही जुलाई 2014 में NSEL घोटाले का पर्दाफाश हुआ, एक झटके में ही जिग्नेश अर्श से फर्श पर आ गए। 5600 करोड़ के इस घोटाले की हर परत जिग्नेश के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटकर बनी। 10 अक्टूबर 2013 को जिग्नेश शाह को MCX SX के वाइस चेयरमैन और शेयर होल्डर डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ा। 31 अक्टूबर के बाद जिग्नेश MCX के चेयरमैन नहीं रहे। मुसीबत यही नहीं थमी। तत्कालीन कमोडिटी मार्केट रेगुलेटर FMC ने जिग्नेश शाह और उनकी कंपनी FTIL को किसी भी एक्सचेंज को चलाने के लिए अनफिट करार दिया और FTIL को निर्देश दिया कि MCX में हिस्सेदारी 26% से घटाकर 2% करे। हालांकि जिग्नेश ने इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी और 7 मई को जिग्नेश पहली बार गिरफ्तार हुए। 15 साल में जिग्नेश शाह ने मुंबई के सबर्बन इलाके बोरीवली के छोटे से फ्लैट से जुहू में बंगले तक का सफर जिग्नेश ने अपनी काबिलियत और कारोबारी समझ के दम पर तय किया। लेकिन अब जिग्नेश की कामयाबी की कहानी महज इतिहास बनकर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र की APMC मंडियों में व्यापारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। राज्य सरकार के साथ आज बैठक के बाद व्यापारियों ने यह फैसला लिया है। राज्य सरकार ने भरोसा दिया है कि अब APMC मंडियों में सेस की जगह व्यापारियों पर मेंटेनेंस टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही APMC के अंदर काम करने वाले व्यापारियों और बाहर काम करने वाले व्यापारियों के लिए समान नियम लागू किए जाएंगे। राज्य सरकार ने व्यापारियों की बाकी मांगों पर अमल के लिए एक समिति बनाने का भी फैसला लिया है, जो 6 अगस्त तक अपनी सिफारिशें देंगी। हालांकि राज्य सरकार इस बात पर कायम है कि किसानों से व्यापारी कमीशन नहीं लेंगे। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ज्यादातर मंडियों के व्यापारी राजी हो गए हैं, और लेकिन नासिक मंडी के कारोबारी नाखुश नजर आ रहे हैं। और सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता अनुराग शाह के पास। अनुराग, हड़ताल पर अब किन मुद्दों पर समझौते हुए हैं कि ये खत्म हो गई है? जी बिल्कुल, जैसा कि कल से ये हड़ताल शुरू हुई थी और उसके बाद से ही मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में जो सब्जियों के दाम थे वो आसमान पे पहुंच गए थे। तो कल से ही सरकार का जो कृषि मंत्री है उनका बैठकों का दौर चालू था। कल भी लंबी बैठक चली। उसके बाद आज भी जो महाराष्ट्र की जो विभिन्न APMC मंडियों के प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक चली। तो उसके बाद ही सरकार ने APMC मंडियों के जो प्रतिनिधि उनको ये भरोसा दिलाया कि जो सरकार का APMC एक्ट होगा वो मंडी के बाहर और मंडी के अंदर समान लागू होगा। इसके अलावा जो सेस लगाया जाता था उसको सेस को अब एक मेंटेनेंस टैक्स के रूप में कर दिया गया है। हालांकि ये सेस से काफी कम होगा। इसके अलावा एक और जो सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है जिसकी रिपोर्ट अगस्त के पहले हफ्ते में आएगी। उस कमेटी का यही काम होगा कि जो व्यापारी है जिनकी क्या क्या मांगे हैं उसको वो पूरा रिव्यू करेगी और उस रिव्यू करने के बाद सरकार उस पर फैसला लेगी। हालांकि जो मोटा तौर पे ये हड़ताल वापस ले ली गई है। हर कोई जो केवल नासिक मंडी को छोड़ दे तो बाकी सब मंडियों के प्रतिनिधि एक तरह से संतुष्ट है। और अब ये कहा जा रहा है कि कल से वापस जब APMC मंडी के अंदर कामकाज शुरू हो जाएगा तो 2 दिन जो सब्जियों के भाव इतने आसमान पे पहुंच गए थे तो सब्जियों के दाम में वापस गिरावट आने की पूरी उम्मीद है। तो राज्य सरकार ने समिति बनाई है जो 6 अगस्त तक इस पूरे मामले पर रिपोर्ट भी देगी। बहरहाल अब आपको दिखाते हैं एक खबर जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एक बड़ा झटका।
सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश मामले में केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से 15 दिसंबर से पहले की स्थिति बहाल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बहाली का रास्ता अब साफ हो गया है। उधर इस मुद्दे पर नॉर्थ ब्लॉक में राजनाथ सिंह ने एक अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में शामिल होने के लिए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये अहम बैठक राजनाथ सिंह ने बुलाई है, जहां पे रविशंकर प्रसाद और अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी भी शामिल होंगे। पहले उत्तराखंड, अब अरुणाचल प्रदेश। 2 महीने के अंदर मोदी सरकार को दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए एक बार फिर लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में फिर से कांग्रेस सरकार बहाल करने का आदेश दिया है। साथ ही 15 दिसंबर से पहले की स्थिति बहाल करने को कहा है। गवर्नर ज्योति प्रसाद राजखोवा के विधानसभा सत्र 1 महीना पहले बुलाने के फैसले को भी असंवैधानिक बताया है। राज्यपाल के 9 दिसंबर 2015 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के नबाम तुकी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले मई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद कांग्रेस की हरीश रावत सरकार की वापसी हुई थी। जो डायरेक्शंस 9 दिसंबर को इशू किए थे फॉर कन्वीनिंग द असेंबली बाय प्रीपोनिंग द असेंबली, और उसमें जो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास हुआ था 16 और 17 दिसंबर को, वो सब क्वॉश कर दिया गया है एज वायलेटिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। चुने हुए सरकार को एक एक करके वो हटाने के लिए कोशिश किया गैर कानूनी से, उसको देश का जो उच्च न्यायालय से हम लोग को ये मिल गया, जस्टिस मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार को लोकतंत्र के मायने समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में नबाम तुकी की वापसी का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन उनके लिए सदन में बहुमत साबित करना आसान नहीं होगा। अरुणाचल असेंबली में कुल 60 सीटें हैं। फिलहाल नबाम तुकी को 27 विधायकों का समर्थन हासिल है। कांग्रेस के 22 विधायकों के अलावा नबाम तुकी को पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के 5 विधायकों का भी समर्थन है। बहुमत साबित करने के लिए नबाम तुकी को 30 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। See, I represented the Honorable Governor in the Supreme Court before the Constitution Bench and before the Guwahati High Court also. The judgment operative part has come. The full judgment is not available on the net even as yet. I have tried to get a copy of that. We will be able to respond only after I get the copy and we go through that. अरुणाचल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सियासत को फिर गरमा दिया है। इसकी झलक 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सेशन में भी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष जहां सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं बीजेपी बचाव की मुद्रा में आ गई है। जो 15 दिसंबर को स्थिति थी वही आज रहेगी स्थिति। तो ऐसा तो कभी सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने किसी भी फैसले में नहीं कहा। राज्यपाल आज के दिन टेम्पररी लीव पे हैं, तो मेरा ख्याल अगर परमानेंट लीव ले लें तो अच्छा ही होगा। और इसमें एक और भी सबक है कि अगर आप राज्यपाल के पद पे ऐसे लोग रखोगे जो आपकी पार्टी का मदद करें, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रखे हुए है। कोर्ट ने जो अभी फैसला कोर्ट का है, हम उसको स्टडी करेंगे और असली जो टेस्ट होता है वो फ्लोर पर होता है। अब किसके पास बहुमत है, किसके पास बहुमत नहीं, जिसके पास बहुमत है अरुणाचल में उसकी सरकार बनेगी, जिसके पास बहुमत नहीं है वो बाहर विपक्ष में बैठेगा। 2 बार सुप्रीम कोर्ट को से इतना जबरदस्त तमाचा लगा है मोदी सरकार को, पहले उत्तराखंड में और अब अरुणाचल प्रदेश में। मुझे लगता है कि वो इससे सबक लेंगे मोदी जी, और देश में जनतंत्र को, संविधान को इज्जत करेंगे, जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों की इज्जत करेंगे, और दिल्ली में भी अब सरकार को चलने देंगे। और एक्सिस बैंक ने विस्तारा एयरलाइंस के साथ मिलकर नया एक करार किया है, जहां क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इसमें क्रेडिट कार्ड की सारी सुविधाओं के साथ साथ एक बार डोमेस्टिक फ्लाइट का फ्री टिकट भी मिलेगा। और विस्तारा के चीफ स्ट्रेटेजी और कमर्शियल ऑफिसर संजीव कपूर का कहना है कि एयरलाइंस जल्द ही विदेशों के लिए उड़ान शुरू करेगी। संजीव कपूर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने।
मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि सर जिस तरह से अभी सरकार की नई एविएशन पॉलिसी आई है उसमें 520 रूल को हटा दिया गया है, तो इसके बाद आपके इंटरनेशनल प्लान्स क्या रहेंगे, कब तक हम आपका इंटरनेशनल एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसकी किस तरह की स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप? Okay, so after the 520 has been relaxed, we can fly international when we get our 21st aircraft. Right now, our 20th aircraft is going to come in the first half of 2018. We are currently in a study to see what, because the market keeps changing, the data keeps getting refreshed. So we're in a study to see that as we plan our international strategy, where should we fly, when should we start, who should we partner with, etc. We expect the study to be complete in the next few months. Based on which we'll announce our plans. We are in no race to be the first or the fastest to go international. We want to do it in a measured manner. We certainly do want to do it. There's no question about it, because a full-service airline requires both a strong domestic and a strong international operation. Otherwise, the business model doesn't really work. देश के अंदर ही और कौन कौन से मार्केट्स हैं जिसको आप टैप करना चाहते हैं और जिसके गोइंग फॉरवर्ड हम देखेंगे विस्तारा की तरफ? Domestically, the biggest challenge is that the major airports are completely choked. You cannot add any flights to Bombay by and large. Even Delhi, many hours of the day you cannot add flights. Most of the other major metros, peak hours, you can't add flights. So that constraint is a real problem, is a real challenge for the industry, because if your big cities are choked, then your small cities actually will also suffer. नवी मुंबई एयरपोर्ट बनाने का काम अब तेजी से शुरू हो सकेगा। पर्यावरण मंत्रालय से नवी मुंबई एयरपोर्ट को स्टेज 2 क्लियरेंस मिल गया है। अब एयरपोर्ट बनाने के लिए रिक्लेमेशन का काम जल्द शुरू हो सकेगा। एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का जिम्मा संभाल रही है CIDCO ने इसके लिए पहले ही वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। इस प्री डेवलपमेंट वर्क की लागत करीब 1600 करोड़ रुपए आएगी। अक्टूबर तक फाइनेंशियल बिडिंग पूरी होने पर एयरपोर्ट का मुख्य डेवलपर भी तय हो जाएगा, जिसके बाद साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में एयरपोर्ट पर काम शुरू हो जाएगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट के मुख्य डेवलपमेंट के लिए 3 कंपनियां कतार में हैं, जिसमें मुंबई एयरपोर्ट को डेवलप करने वाली GVK, दिल्ली एयरपोर्ट की डेवलपर GMR और टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। अब देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, कमाई में हिट, दान में सुपर हिट। कमाई के मामले में कौन सा सेलिब्रिटी नंबर 1 है, किसने बाजी मारी है, ये सवाल आपके मन में कई बार आता होगा और कई नाम भी जहन में आते होंगे, लेकिन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वो नाम जिन पर फोर्ब्स का मुहर लगा है। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के किंग बने शाहरुख खान, खिलाड़ी कुमार ने की बम्पर कमाई। बॉलीवुड में बेशक तीनों खानों के बीच नंबर 1 की जंग चलती हो, लेकिन 2016 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की फोर्ब्स की लिस्ट में जगह बनाकर शाहरुख खान ने साफ कर दिया कि कमाई के मामले में वो बेताज बादशाह हैं। इस लिस्ट में शाहरुख 221 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 86वें नंबर पर हैं। वहीं अक्षय कुमार भी टॉप 100 सेलिब्रिटीज में शुमार हैं। लिस्ट में अक्षय 211 करोड़ रुपए कमाई के साथ 94 नंबर पर हैं। फोर्ब्स के मुताबिक शाहरुख लगातार हिट फिल्मों के जरिए न केवल बॉलीवुड पर बल्कि एड वर्ल्ड पर भी राज कर रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वहीं फोर्ब्स ने अक्षय को बॉलीवुड का सबसे बिजी एक्टर बताया है। यूएस की मशहूर गायिका टेलर स्विफ्ट इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। पिछले साल उन्होंने 1140 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि खास बात ये रही कि इस लिस्ट में टॉप 100 में कोई भी भारतीय खिलाड़ी जगह नहीं बना पाया, जबकि साल 2015 में इस लिस्ट में MS धोनी का नाम शुमार था। वहीं अमिताभ बच्चन, सलमान खान भी इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। फोर्ब्स की इस लिस्ट में विमेन सेलिब्रिटीज की संख्या कम हुई है। इस बार इस लिस्ट में 15 महिलाएं शामिल हैं, जबकि पिछले साल 16 थी। इस लिस्ट में किम कार्दाशियन, ऑस्कर विजेता जेनिफर लॉरेंस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। फोर्ब्स ने कहा कि सर्वाधिक कमाई करने वाले विश्व के 100 सेलिब्रिटीज ने जून 2015-16 में करीब 671 करोड़ रुपए का टैक्स का भुगतान भी किया है। आपको दिखाते हैं काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारी वीडियो वॉल के जरिए कि कितनी कमाई है स्टार्स की और कितना वो ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं। टैग वर्क की है, शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये 3.5 से 4 करोड़ प्रतिदिन लेते हैं। और साथ ही साथ एयरटेल है
जिसके शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर हैं और फीस लेते हैं वही 3.5 से 4 करोड़ प्रतिदिन। वीडियोकॉन को भी इंडोर्स करते हैं शाहरुख खान और फीस वही 3.5 से 4 करोड़। वही इमामी को इंडोर्स करते हैं शाहरुख खान, साथ ही साथ हुंडई को करते हैं। काफ़ी सारी कंपनी को इंडोर्स करते हैं शाहरुख खान। पेप्सोडेंट है और डिश टीवी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और 3.5 से 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन देते हैं। इस बात हुई शाहरुख खान की। अब चलते हैं अक्षय कुमार के इंडोर्समेंट्स पे। रिलैक्सो को इंडोर्स करते हैं और 8 से 10 करोड़ रुपए देते हैं साल के इंडोर्स करने के। डॉलर क्लब जो ब्रांड है उसको इंडोर्स करते हैं और वही 8 से 10 करोड़ प्रति साल देते हैं। माइक्रोमैक्स के भी इंडोर्समेंट करते हैं अक्षय कुमार, वहीं एवररेडी के भी इंडोर्समेंट करते हैं। साथ ही साथ अगली कंपनी है जो मन्नापुरम है, अक्षय कुमार इसके लिए भी 8 से 10 करोड़ प्रति साल देते हैं। होंडा के इंडोर्समेंट करते हैं, शुगर फ्री के भी इंडोर्समेंट करते हैं। तो ये सारी कंपनियां जो आपको बता रहे हैं, रसना जिसके इंडोर्समेंट अक्षय कुमार करते हैं और 8 से 10 करोड़ प्रति साल की इंडोर्समेंट है इन स्टार्स की। और फोर्ब्स ने भी अब इनको काफ़ी सेलिब्रिटी जो इंडोर्समेंट और कमाई में सबसे ज़्यादा पैसे लेते हैं उस कैटेगरी में डाल दिया है। बहरहाल रुक करते हैं अपनी खबर का, जहां बेशक कमाई की सेलिब्रिटी लिस्ट में केवल 2 भारतीयों को जगह मिली हो, लेकिन फोर्ब्स की एशिया के दानवीरों की लिस्ट में 5 भारतीय शामिल हैं। और इस लिस्ट में पहले नंबर पर चीन की टेंसेंट होल्डिंग्स के फाउंडर पानी मा हैं। भारतीय न केवल अपने कमाई के फॉर्मूलों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि जब बात दान की आती है तो भी भारतीय किसी से कम नहीं माने जाते। तभी तो फोर्ब्स की एशिया टॉप फिलॉन्थ्रोपिस्ट की लिस्ट में 5 भारतीयों ने जगह बनाई है। इनमें संपर्क फाउंडेशन के विनीत और अनुपमा नायर का नाम है। संपर्क फाउंडेशन करीब 6,700 करोड़ रुपए के फंड पर काम कर रही है, जो कि पूरा नायर परिवार ने बनाया है। ये फाउंडेशन उत्तराखंड में 50,000 सरकारी स्कूलों में 30 लाख विद्यार्थियों की मदद कर रहा है। वहीं इस लिस्ट में सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अदार पूनावाला का नाम भी शामिल है। अदार ने पुणे शहर की साफ सफाई के लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने इस काम के लिए 50 गार्बेज ट्रक और 70 लोगों की टीम काम पर लगाई। बैन इंडिया के सीईओ अमित चंद्रा और उनकी पत्नी अर्चना चंद्रा ने हेल्थ केयर एजुकेशन के लिए अपनी आय का करीब 75% तक खर्च किया। इन्होंने प्रमुख तौर पर बच्चों की सेहत को लेकर काम किया है। इस लिस्ट में एशिया पैसिफिक रीजन के 13 देशों की 40 हस्तियों को शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल न्यूज़ 360 में मेरे साथ इतना ही। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी।